कितना आया? दूरी कितना दिया है? कौन सा क्वेश्चन था? हाँ, 300 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी, पुल की लंबाई ज्ञात करना है। तो रेलगाड़ी की लंबाई 300 मीटर और पुल की लंबाई x, ये जो है टोटल दूरी हो जाएगा। कितने समय में पार करता है ना? कितना है? 40 सेकंड में पार करता है। और कितने चाल से पार करता है? 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो 54 किलोमीटर प्रति घंटा, इसको चेंज कर लेते हैं, 54 गुणा 5/18 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, कट जाएगा क्या? कितना आ जाएगा? 15 मीटर प्रति सेकंड। तो चाल बराबर क्या हो जाएगा? दूरी बटा समय। तो चलो, चाल का मान 15, दूरी का मान 300 प्लस x और समय का मान कितना? 40। 15 और 40 का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 600 बराबर 300 प्लस x, तो 600 माइनस 300 बराबर क्या हो जाएगा? x। तो x का मान कितना आया? 300। ठीक है, ये सब सवाल कल कर लिए थे। चलो अब आज का पहला सवाल लिखते हैं। दो ट्रेन जिनकी लंबाई 180 मीटर एवं 120 मीटर है, समांतर पटरी पर एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 65 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 55 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ती है। बराबरी पर आने पर वह कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी? चलो, ट्रेन जो है एक दूसरे को क्या कर रही है? पार करेगी। तो ट्रेन कब एक दूसरे को पार कहलाएगी? ये देखो, एक ट्रेन है, ये दूसरा है। ये ऐसा आएगा तब पार कहलाएगा क्या? ये ऐसा हो जाएगा तो पार कहलाएगा? नहीं, ये पूरा ऐसा हो जाएगा तब एक दूसरे को क्या कहलाएगा? पार। यानी जब एक ट्रेन दूसरे ट्रेन को पार कर रही है तो कितना दूरी तय करेगी? दोनों ट्रेनों की लंबाई। तो देखो, इसमें इस क्वेश्चन में दोनों ट्रेनों की लंबाई दिया हुआ है क्या? कितना दिया है? 180 मीटर और कितना दिया है? 120। तो कितना हो जाएगा टोटल? 300 मीटर। तो उन दोनों को एक दूसरे को पार करना है ट्रेन को, तो कितना दूरी तय करना पड़ेगा? 300 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा। अब दोनों के दोनों गतिशील हैं, इसलिए चाल निकालेंगे कि सापेक्ष चाल? सापेक्ष चाल निकालेंगे। तो सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है? दोनों की दिशा। तो देखो, दिशा कैसे है? विपरीत है, यानी दोनों का चाल क्या हो जाएगा? जुड़ जाएगा। तो 65 और कितना है? 55। कितना हो जाएगा? 120 किलोमीटर प्रति घंटा। और हमको क्या निकालना है? समय, कि कितने सेकंड कितने घंटे में पार करेंगे। तो ये देखो, ये मीटर में है ना? ये किलोमीटर प्रति घंटे में है। तो ये किस में प्राप्त होगा? इसको हम चेंज करेंगे किसमें? मीटर प्रति सेकंड में। तो हमारा समय किस में प्राप्त होगा? सेकंड में।
तो 120 गुणा क्या करेंगे 5/18, ठीक है। ये 6 दूनी 12 का 0 और 6 तिया तो कितना आ जाएगा 100/3 मीटर प्रति सेकेंड, ठीक है। अब आप सीधा सूत्र में मान रख दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। चाल कितना है 100/3, दूरी कितना है 300, समय कितना है ज्ञात करना है, ठीक है। तो समय को इधर पक्षांतर कर दो, ऊपर आ गया। अब ये बाकी को उधर पक्षांतर करके तो 300 गुणा 3 बटा कितना आ जाएगा, तो 100 से 100 कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य, और 3 से 3 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, यानी एक दूसरे को कितने समय में पार करेंगे 9 सेकेंड में। क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन लिखेंगे इसी तरह का। 2 रेलगाड़ियां प्रत्येक 0.100 किलोमीटर लंबी है। विपरीत दिशाओं में 36 किलोमीटर प्रति घंटा एवं 15 मीटर प्रति सेकेंड से की चाल से चल रही है, पार करने का समय बताइए। चलिए क्वेश्चन लिखा है, सॉल्व कीजिए इसको। बन रहा है। और किसी का कोई आंसर? कितना? चलो देखते हैं। 25.5 क्या? मिनट, सेकेंड, घंटा। चल पहले तो लो दूरी कितना कितना दिया है, 0.100 प्लस 0.100 क्या है किलोमीटर, तो ये 0.200 क्या हो जाएगा किलोमीटर। क्लियर है, दूरी समझ में आ गया। अब क्या लेते हैं, चाल। तो दोनों का चाल देखो, दिशा कैसी है, विपरीत है, तो दोनों चाल क्या हो जाना चाहिए, जुड़ जाना चाहिए। तो 36 और 15 कितना हो जाएगा, जुड़ेगा क्या, नहीं जुड़ेगा। एक किस में है,
एक किलोमीटर में है और एक किस में है, मीटर प्रति सेकंड में। या तो दोनों को किस में करो, मीटर प्रति सेकंड में, या दोनों को किस में करो, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 36 को चेंज करना आसान है, 36 गुणा 5/18 और प्लस में क्या हो जाएगा 15। ठीक है, ये घंटे में किलोमीटर प्रति घंटे में था, इसको हमने किस में चेंज कर दिया, मीटर प्रति सेकंड में, और फिर 15 को जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा 18 कम 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 15 25 मीटर प्रति सेकंड। अब ये चाल जो है आपका मीटर प्रति सेकंड में है, तो दूरी किस में होना चाहिए, मीटर में, है ना। तो किलोमीटर को मीटर में चेंज करने तो किसका गुणा करेंगे, जल्दी बताओ, वाह 1000 का। तो 1000 का गुणा करेंगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। कितना आ जाएगा 200 मीटर आ जाएगा। अब आपका जो दूरी है वो मीटर में हो गया, चाल जो है वो मीटर प्रति सेकंड में हो गया, तो जो समय निकालोगे वो समय किस में निकलेगा, सेकंड में निकलेगा। क्लियर है। अब आप सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। बस आपको जो कॉन्सेप्ट है वही याद रखना है, मीटर है तो मीटर प्रति सेकेंड, तो समय किस में निकलेगा, सेकेंड। ठीक है, तो चाल कितना है 25, दूरी कितना है 200 और समय हमको ज्ञात करना है। तो समय को इधर पक्षांतर करते हैं और 25 को नीचे ले जाते हैं, ये लो 25। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर देंगे, काट दो, 5 पंचे 25, 5 चौक 20 शून्य, 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। तो आंसर कितना आ जाएगा 8 सेकेंड। ठीक है, चलो इसी तरह का और क्वेश्चन देखते हैं। दो रेलगाड़ी एक ही गति, दो रेलगाड़ी एक की गति 72 किलोमीटर प्रति घंटा एवं दूसरे की गति 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, 58 किलोमीटर प्रति घंटा है, तथा लंबाई क्रमशः 100 मीटर तथा 120 मीटर है। दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है, दोनों रेलगाड़ी समान दिशा में जा रही है। तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी चलने वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। चलिए बताइए इसको। कितना आ रहा है आंसर,
बना? नहीं बना? सॉरी। चलो देखो, इसमें सबसे पहले बात करते हैं किसकी? दूरी की। तो दूरी दोनों रेलगाड़ी की क्या हो जाएगी? लंबाई का योग। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितना कितना दिया है? 100 और प्लस 120, तो कितना हो जाएगा? 220 मीटर की दूरी तय करना पड़ेगा एक दूसरे को पार करने के लिए। अब दोनों गतिशील हैं, तो दोनों गतिशील हैं तो कौन सा चाल निकालना पड़ेगा? सापेक्ष चाल। और सापेक्ष चाल निकालने के लिए क्या देखना पड़ता है? दिशा। तो दोनों की दिशा कैसी है? इसीलिए चाल आपस में क्या हो जाएगा? तो सापेक्ष चाल निकालेंगे तो 72 माइनस कितना हो जाएगा? 58। घटा दो, कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 4 और ये 1, 14 आएगा क्या? है ना, 14 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, अब ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, तो 14 गुना क्या कर देंगे? 5/18 किस में चेंज हो गया? मीटर प्रति सेकंड। अब जो समय निकालोगे वो किस में आएगा? सेकंड में आएगा। ठीक है, सूत्र लगा दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना निकाले हो? 14 गुना 5/18। दूरी कितना है? 220। और समय हमको क्या करना है? ज्ञात करना है ना। तो समय को इधर ला दो, पक्षांतर कर दे, तो 220। 18 ऊपर चले जाएगा और 14 और 5 कहाँ जाएगा? नीचे। काट दें, 2 सत्ते 14 और 2 निया 18, फिर 5 एकम 5, 5 चौक 20 और 5 चौक 20, 44 आएगा। फिर किससे कट रहा है? नहीं कट रहा है? चलो गुणा कर दो, 9 चौक 36 का 6, हाथ लाई 3, 9 चौक 36, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 40। तो 406 बटा कितना हो जाएगा? 7। अब कट रहा है क्या? अब कट जाएगा, है ना। 7 एकम 7 पंचे 5 बचेगा, 7 आठे, तो कितना सेकंड लगेगा? 58 सेकंड का समय लगेगा उसको पार करने में। कहीं कुछ गलत बना है क्या रे? कहाँ पे? 400 ये सही कटा है ना? गुणा गलत हो गया था क्या? 9 चौक 36 का 6, हाथ लाई 3। अच्छा, 36 और 3 कितना हो जाएगा? 39 और बटा कितना हो जाएगा? 7। अब नहीं कट रहा है? चलो 7 एकम 7, 7 पंचे 35, कितना बचेगा? 4, है ना। 7 छक्के 42, कितना बच जाएगा? 4। ठीक है, फिर 7 पंचे 35, यानी लगभग 56.5 सेकंड के आसपास। ठीक है, और क्वेश्चन लिखे? चलो, समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां समांतर लाइन पर एक ही दिशा में क्रमशः 46 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है तेज चलने वाली रेलगाड़ी
चलने वाली रेलगाड़ी, तेज चलने वाली रेलगाड़ी धीमी रेलगाड़ी से 36 सेकंड आगे निकल जाती है, 36 सेकंड आगे निकल जाती है। प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है? ये व्यापम में 2021 में आया है सवाल है, लेके आना क्वेश्चन। अब भर लिए रे फॉर्म सीजीएल का? नहीं भरे अभी तक, मत भरो, बढ़िया है, आएगा अभी। भूपेश बघेल बोलता हूँ, विष्णु साय तुम लोग को जॉब देने के लिए। मुख्यमंत्री शायद छत्तीसगढ़ का बदल सकता है। कवायतें चल रही है, आज कैबिनेट का बैठक है नहीं, 4 लोग जो है दिल्ली से आए हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री, मुख्यमंत्री और ओपी चौधरी, है ना, तो शायद बदल सकता है, शायद है भाई, देखो अब क्या मालूम। बना, मान लेते हैं प्रत्येक जो रेलगाड़ी है उसकी लंबाई कितनी है? x मीटर है, क्योंकि दोनों की लंबाई क्या है बोला है? समान है बोला है। तो दोनों रेलगाड़ी में से प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना मान लेते हैं? x मीटर मान लेते हैं, ठीक है। चलिए, तो दूरी कितना हो जाएगा? दूरी कितना हो जाएगा? x प्लस x, है ना, पहली रेलगाड़ी की लंबाई प्लस दूसरी रेलगाड़ी की लंबाई, तो दोनों मिला के कितना मीटर हो जाएगा? 2x मीटर हो जाएगा। समझ में आया? ये कितने समय में पार कर रही है? 36 सेकेंड में। 36 सेकेंड में पार कर रही है। किस चाल से पार करेगा? तो सापेक्ष चाल। दिशा कैसी है? समान है, यानी दोनों चाल आपस में क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो एक चाल 46 है और एक कितना है? 36, तो कितना आ जाएगा? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। अब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसलिए इसमें 5/18 का गुणा करेंगे, किस में चेंज हो जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में चेंज हो जाएगा। अब आप सूत्र रख दो, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो चाल कितना है? 10 गुणा 5/18। दूरी कितना है? 2x, और समय कितना है? 36। तो ये देखो 10 गुणा 5/18, यही है। 36 ऊपर और 2 कहाँ जाएगा? नीचे, और इधर क्या बच जाएगा? x। सब पक्षांतर हो गया, 2 को पक्षांतर कर दिया ना। हाँ, अब इसको काट दो, तो 18 दूनी कितना हो जाएगा? 36। अब 2 से 2 कट गया, 5 दाम कितना हो जाएगा? यानी प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई कितना है? 50 मीटर। बन जाएगा। हेलो हेलो, हाँ हाँ बोलिए ना। हेलो,
क्या लगता है? लाइव नहीं आ रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। लाइव आने के लिए क्या रहता है कि कंप्यूटर और मोबाइल को कनेक्ट करना पड़ता है। अब वो पता नहीं कौन टोना टोनी है, टोना दिया है, कनेक्ट नहीं हो रहा है 2 दिन से, है नहीं, शाम को भी नहीं हुआ, तो इसीलिए शाम को भी लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। अब वो कनेक्ट, अब मैं घर में ट्राई किया था रात को, तो कनेक्ट हो गया था, बढ़िया काम कर रहे थे। हैं, कुछ ना कुछ इशू होगा, टेक्निकल इशू होगा, धीरे से पकड़ में आता है ना टेक्निकल इशू। ये क्या रहता है, रिकॉर्ड, ये जैसे रिकॉर्ड हो रहा है ना, तो इसमें थोड़ा एडिट करो, फिर उसको अपलोड करने के लिए बैठ जाओ, ऐसा दुनिया भर का तामझाम करना पड़ता है। और रिकॉर्डेड रहता है ना, वो कुछ नहीं, चल रहा है अपना, और लास्ट में एंड करो, वो ऑटोमेटिक अपडेट हो जाता है। चलो, इतिहास में कहाँ तक थे? हैं, कश्मीर जाना है? अच्छा हाँ, कश्मीर जाना था। तो कहाँ चला गया वो कंबल लाने वाला? आज गायब हो गया। हैं, स्वेटर ले भुला के का? आप लोग का प्राचीन इतिहास है ना, वो लगभग 1 क्लास 2 क्लास 3, आज कौन सा दिन है? शुक्रवार, शनिवार, सोमवार को ख़त्म हो जाएगा। सोमवार मंगलवार को आप लोग का पूरा प्राचीन इतिहास ख़त्म हो जाएगा, है नहीं। अब फिर चलेंगे किसके तौर पर? मध्य प्रदेश की ओर, मध्य का इतिहास की ओर चलेंगे। तो आप लोग इतिहास का 3 पार्ट पढ़ना है, प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास। और लगभग 3 से 4 क्लास में आपका प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा? प्राचीन इतिहास क्या हो जाएगा? मेरे तरफ से कि आप लोग के तरफ से? तो आप लोग का कहाँ तक पहुँचा है? हैं, ईमानदारी से बताओ आप लोग। मैं देखो, जिस दिन इतिहास चालू हुआ था उस दिन मैं बोला था कि जो बीत गया सो बीत गया, उसको छोड़ो। जिस टॉपिक को जिस दिन पढ़ाया जा रहा है उसको उसी दिन पढ़ लो, बोला था। माने मेरी बात? नहीं माने, है नहीं। एक का दो का लो, एक आध दो लो, है नहीं। और नहीं माने, और उसका परिणाम आज देखो कि 4 क्लास में आपका प्राचीन इतिहास क्या हो रहा है? खत्म हो रहा है, और आपका पूरा प्राचीन इतिहास बचा है पढ़ने को। तो बात नहीं मानते हो, इसीलिए पीछे रह जाते हो। अगर आपको सीखना है, कुछ भी सीखना है, कहीं कामयाब होना है, तो आपको बात मानना पड़ेगा भाई। ये इतिहास के पन्ने पलट के देख लो, जो बात नहीं माना है उसी को पछतावा हुआ है, हैं? बात मानो करो, है ना। आप अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि आपको इस फील्ड का पूरा ज्ञान है। आधा छत्तीसगढ़िया लोग ज्ञानी हैं, हाँ? कैसे ज्ञानी हैं? जैसे मैं बता रहा हूँ, आदमी डिप्रेशन होता है, डिप्रेशन होता है नहीं, अब भाई कि कोई दुख आ गया लाइफ में, इतना ज़्यादा तकलीफ हो जाता है कि आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। तो हमारे छत्तीसगढ़िया लोग का एक ही दवाई है, वो सीधा वही जाता है, हैं? और जबकि बाकी जगह जो है मोटिवेशनल क्लास में जाते हैं, डॉक्टर से जाके मिलते हैं, ऐसा होता है। आपको तकलीफ है, लेकिन आप किसी से बात करते हो, वो तकलीफ हटेगा कि नहीं हटेगा नहीं जानता, लेकिन आपके अंदर उस तकलीफ के उस कारण जो अंदर में दर्द भर है, जो आप एकदम डिप्रेस हो गए हो, आपके सोचने और करने की क्षमता खत्म हो गई है, आप किसी से वो डिस्कस करो, बहुत मन हल्का लगता है और आगे कुछ ना कुछ करने के लिए हो जाता है। तो ये इलाज है ना भाई। अब हमारे छत्तीसगढ़िया लोग सीधा कहाँ, है नहीं, बताने की जरूरत नहीं है, इसीलिए तो दूसरे नंबर में आ गए हैं देश में पीने के मामले में। तो ये चीज़ें नहीं है ना। तो वही चीज़ है, हमारे यहाँ लोग जो है अपने सोच को बदल नहीं रहे। जैसे कल ही की बात है, एक लड़की आई थी मेरे पास 11वीं का ट्यूशन पढ़ने के लिए, तो पूछी नीट का कोचिंग है ऐसे करके, तो उसके पेरेंट्स भी आए थे। तो उसके पेरेंट्स जो है बोले कि पहले 11वीं को पढ़ ले। तो मैं टोका मैं उनको कि 11वीं 12वीं में 58% आएगा, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन नीट क्लियर हो गया तो 58% को कोई देखेगा क्या? तो महत्वपूर्ण क्या है? सोच बदलो। इसीलिए
लगे पड़े हैं दौड़ में, अजय माला पास होना है। क्या कर लिए पास होके? क्या कर लिए पास होके? है ना, परसेंट बनाने पे दौड़ रहे हैं। क्या कर लिए परसेंट बना के? है नहीं, जिनका अच्छा परसेंट है भर देना, जीडीएस का फॉर्म आया है पोस्ट ऑफिस में। नहीं होता परसेंट पे, 10वीं परसेंट बेस से चयन होता है। फिर हाँ, फिर कोलू बैल की तरह टारगेट में पीसते रहोगे, है नहीं। साल में कम से कम 5 लाख 10 लाख का बीमा लाओगे, खाता खोलोगे, फिर पीसते रहोगे। 4 घंटे का जॉब बताएंगे, 17,000 पेमेंट देंगे और पूरा दिन भर काम करवाएंगे। ठीक है, ऐसा जॉब है। पहले हम लोग क्या करते हैं, सोचते मतलब अच्छे से जानकारी नहीं रखते हैं। मैं खुद जब वो पोस्ट में गया था, जिस पोस्ट के बारे में बता रहा हूँ, तो मेरे खुद जानकारी नहीं, भर दिया था। पढ़ाई करता था, छुट्टी में गाँव आया हुआ था, पता चला भर दिया। उस पोस्ट के बारे में मैं कुछ जानकारी ही नहीं लिया, हैं, भर दिया। अब लगने के बाद पता चला वो परमानेंट नहीं है। लगा जॉब तब पता चला कि परमानेंट नहीं है। सैलरी कितना है? 7,000 है। मैं जब जॉब चालू किया तब कितना था? 6,000 समथिंग कुछ था। ठीक, आज 17,000 हो गया है। तो ऐसा है, तो हम लोग किसी भी चीज़ के बारे में ना जानकारी अच्छे से हासिल नहीं करते, बस कोई बोल दिया और चले गए, यही चल रहा है नहीं। हाँ, जो सही सलाह देता है उसका बात बिल्कुल नहीं मानना है। एक रील देख रहा था, बहुत अच्छा लाइन लगा मेरे को, है ना। तुम लोग सीखते नहीं हो पर मेरे कहीं ना कहीं से कुछ निकाल लेते। झूठ बोल बेत का लगते, पाप लगते, और सच बोल बेता मिर्ची लगती, है नहीं। और वही चीज़ है, मैं प्रैक्टिकल बात करता हूँ, मैं बहलाने फुसलाने वाला बात नहीं करता। जो प्रैक्टिकल है, जो हो सकता है, वही बात करो। अब वो तुम लोग को पसंद नहीं आता है, हैं। अभी एडवर्टाइजमेंट निकाल देता हूँ, शक्ति कोचिंग में जो भी क्लास अटेंड करेगा उसका जॉब परमानेंट, नहीं तो फीस वापस, भीड़ लग जाएगा, है नहीं। इसीलिए जो बोला गया था वो फॉलो क्यों नहीं करते? यदि कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो उसको डिस्कस करो किसी से। मेरे से नहीं कर सकते तो किसी से डिस्कस करो कि सर बोले थे जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसी दिन पढ़ना है, लेकिन मेरे काम ऐसा ऐसा आ जा रहा है जिसके कारण नहीं पढ़ पा रहा हूँ, क्या करूँ। शाम वाले क्लास में बेस्ट तरीका बताया था ना रे, हैं, रात को पढ़ो, और रात को नींद आता है तो कैसे पढ़ना है? तुम लोग फुसुर फुसुर पढ़ते हो, ये ऐसे पढ़ रहे फुसुर फुसुर, ए दे, ऐसी होता है नहीं। जबकि आगे नींद आगे सर, और कल से क्या करना, मस्त अकेले स्थान पे जाना, है ना, और जोर जोर से चिल्ला के पढ़ना, है नहीं। पुलकेशिन द्वितीय को मारने वाला राजा कौन था? पल्लव वंश का राजा नरसिंह वर्मन प्रथम। नींद आएगा तब मेरे को बताना, तुरंत मैसेज करना। ऐसा जोर जोर से पढ़ रहे थे सर और नींद आ गया ऐसे करके, आप बोले थे गलत है करके, ट्राई करके देखे हो? आता है नींद? है तो बहाना एक से सेक है तुम लोग के पास, लेकिन बता रहा हूँ ना, जो काम करना है उसके लिए तरीका नहीं ढूंढना है। किसको किसको पढ़ने का मन नहीं करता? अभी नहीं बताएंगे, बेइज्जती कर देगा सर करके। मैं तरीका बताऊंगा रे। पढ़ने का मन नहीं करता है, मत पढ़ो। पढ़ने का मन करता है क्या? नहीं करता, मत पढ़ो। जितना चीज आपको याद करना है वो सबको क्या करो, रिकॉर्डिंग करो और कान में एयरफोन डाल के ठूस लो, सुनते रहो। उसको याद होगा कि नहीं होगा? कौन कौन गाना याद किया था? गाना याद किया हैं? मुन्नी बदनाम हो गई शीला जवान हो, कोई गाना याद नहीं किए, लेकिन सब याद है। क्यों याद है? उसको सुने हैं, अच्छा लगता था बार बार। सही बात है कि नहीं है? लेकिन हम लोग क्या करते हैं, पढ़े का मन नहीं करे सर, मत पढ़ना भाई, तो कौन का हाथ पढ़े बार। याद सिर्फ मेन कॉन्सेप्ट क्या है कि जितना चीज है वो हमको याद होना चाहिए। पढ़ के याद हो, सुन के याद हो, देख के याद हो, जैसा भी है याद होना चाहिए, हैं। तो पढ़ने का मन नहीं करता, मत पढ़ो, उसको रिकॉर्ड कर लो, उसको याद कर लो, लेकिन तरीका बदल लो। क्योंकि कोई भी काम कठिन या सरल नहीं होता है, काम करने का तरीका कठिन या सरल होता है। ये बात को जान लोगे तो तरीका अपने आप आपके दिमाग में आते रहेगा। पढ़ाऊं फिर? मेरा काम क्या है? सिलेबस कंप्लीट करना है कि नहीं है? चलो, तो आज हम लोग पढ़ेंगे कश्मीर के राजवंश। प्राचीन काल में कश्मीर में जो राजवंशों ने शासन किया उस राजवंश को पढ़ेंगे। तो कश्मीर के राजवंश,
तो कश्मीर के राजवंश में पहला नाम आता है उसका है कारकोट वंश। वो वंश कौन सा है? कारकोट वंश। और इस कारकोट वंश के जो संस्थापक थे उसका नाम था दुर्लभ वर्धन। क्या नाम था? दुर्लभ वर्धन। दुर्लभ वर्धन। तो कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन, है ना। कारकोट वंश के संस्थापक कौन थे? दुर्लभ वर्धन। जब चीनी यात्री हेनसांग आया था भारत, है ना, चीनी यात्री हेनसांग भारत आया था, तो याद करो इधर भारत में शासन किसका चल रहा था? इधर बीच में किसका चल रहा था? हर्षवर्धन, है ना। फिर इधर कौन आया था? पुलकेशिन द्वितीय। और जब पल्लव में गया तब कांची का यात्रा किया तब कौन था? नरसिंह वर्मन प्रथम। उसी तरह से जब ये उत्तर में गया हेनसांग कश्मीर में, तो किसका शासन चल रहा था? दुर्लभ वर्धन का। तो हेनसांग किसके किसके दरबार में गया था या किसके किसके शासन काल में भारत की यात्रा किया था? तो कश्मीर का पूछेगा तो कौन था? दुर्लभ वर्धन, है ना। मध्य भारत का पूछेगा तो कौन आएगा? हर्षवर्धन। चालुक्य वंश का पूछेगा तो पुलकेशिन द्वितीय। और पल्लव वंश में पूछेगा तो कौन सा राजा था? नरसिंह वर्मन द्वितीय। इन राजाओं के काल में जो है हेनसांग ने क्या किया था? भारत का यात्रा किया था। क्लियर है। इसके बाद प्रसिद्ध राजा हुआ ललितादित्य। ललितादित्य, ये जो ललितादित्य था ये बहुत पराक्रमी राजा था और इसने कन्नौज पर शासन करने वाले चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन को क्या किया? पराजित किया। पढ़े थे? चंदेल वंश का राजा कौन था? यशोवर्मन। और यशोवर्मन को पराजित कर इस यशोवर्मन के दरबार में एक कवि था जिसका नाम क्या था? भवभूति। क्या नाम था? भवभूति। इसको जीत कर अपने दरबार में ला लिया, है ना। तो जो ललितादित्य जो कारकोट वंश का राजा था, इसने कन्नौज पर आक्रमण किया और उस समय कन्नौज पर अधिकार किसका था? ये चंदेल वंश के राजा यशोवर्मन का। उस यशोवर्मन को उसने क्या किया? पराजित किया। और पराजित करने के बाद उसके दरबार में जो भवभूति नाम का दरबारी कवि था उसको अपने पास लेके आ गया। तो भवभूति किसके दरबार में था? तो यशोवर्मन के दरबार में था। उसको किसने जीता है? तो ललितादित्य ने जीता है। या क्वेश्चन आएगा कि भवभूति को ललितादित्य ने किससे जीता है? तो यशोवर्मन से जीता है। और ये भवभूति की एक रचना है जो बहुत ही प्रसिद्ध है जिसका नाम है मालती माधव। मालती माधव। तो भवभूति की रचना का नाम क्या है? मालती माधव। या मालती माधव के रचनाकार कौन है पूछेगा तो भवभूति, जो ललितादित्य कारकोट वंश के राजा के दरबार में थे और इसको जीता कहाँ से था? यशोवर्मन से जीता था। इस कारकोट वंश के अंतिम राजा के रूप में नाम मिलता है जयापीड का। हाँ, जयापीड का। जयापीड ये क्या थे? अंतिम राजा थे। कारकोट वंश के अंतिम शासक कौन थे? जयापीड। तो कारकोट वंश में आपको 3 राजा पढ़ना है। संस्थापक का नाम क्या था? दुर्लभ वर्धन। इसी के समय चीनी यात्री हेनसांग जो है कश्मीर की यात्रा कर रहा था और ललितादित्य जो राजा था उसने कन्नौज से यशोवर्मन को पराजित कर भवभूति को जीत लिया। और भवभूति की रचना का नाम क्या है? मालती माधव। और इस वंश के अंतिम शासक के रूप में नाम मिलता है किसका? जयापीड का। इसके बाद एक वंश आया जिसका नाम था उत्पल वंश। उत्पल वंश। कश्मीर में कारकोट वंश के बाद जिस वंश ने शासन किया उसका नाम क्या था? उत्पल वंश। और इसके संस्थापक थे अवंती वर्मन। अवंती वर्मन ये क्या थे? इस उत्पल वंश के संस्थापक थे। संस्थापक। तो उत्पल वंश के संस्थापक कौन थे? अवंती वर्मन। अवंती वर्मन जो है उत्पल वंश के संस्थापक थे। और इस वंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था क्षेमगुप्त। क्या नाम था? क्षेमगुप्त। और क्षेमगुप्त की मृत्यु के बाद उसकी पत्नी का नाम था दिद्दा। इसने 50 वर्षों तक शासन चलाया। 50 वर्षों तक शासन चलाया। और जैसे ही दिद्दा की मृत्यु हुई तो उसके बाद उसके भतीजे जिसका नाम था संग्राम राज, उसने उत्पल वंश को समाप्त कर एक नए वंश की स्थापना की जिसका नाम क्या था? लोहार वंश। तो लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज। लोहार वंश का संस्थापक कौन है? संग्राम राज। तो उत्पल वंश में उतना ज़्यादा कुछ काम नहीं हुआ है। 2 ही राजा का नाम याद रखना है। एक का नाम क्या था? अवंती वर्मन, जो कि इसका क्या है? संस्थापक था। उसके बाद राजा हुआ क्षेमगुप्त। उसकी मृत्यु के बाद उसकी पत्नी जिसका नाम दिद्दा था उसने 50 वर्षों तक शासन किया। और उसके बाद जो है उसके भतीजे संग्राम राज ने क्या किया? उत्पल वंश को समाप्त कर एक नए वंश की शुरुआत की जिसका नाम क्या था? लोहार वंश। और इसी लोहार वंश का राजा था हर्ष।
इसी लोहार वंश का राजा कौन था? हर्ष, जिसको कश्मीर का नीरो कहा जाता है। कश्मीर का नीरो, कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो वो कौन है? हर्ष। कश्मीर का नीरो किसे कहा जाता है? तो वो लोहार वंश के राजा हर्ष को कहा जाता है। और इस हर्ष के दरबार में एक दरबारी कवि था जिसका नाम था कल्हण। दरबारी कवि का नाम क्या था? कल्हण। और इस कल्हण की प्रसिद्ध रचना है जो आपके पेपरों में आता है, उसका नाम है राजतरंगिणी। क्या नाम है? राजतरंगिणी। राजतरंगिणी, ठीक है, राजतरंगिणी। तो कल्हण की रचना का नाम क्या है? राजतरंगिणी। ठीक है, कल्हण की रचना का नाम क्या है? राजतरंगिणी। भवभूति की रचना का नाम क्या है? मालती माधव। क्या नाम है? मालती माधव। और एक और पढ़े थे जयदेव, जिसकी रचना का नाम क्या है? गीत गोविंद। ये तीनों बहुत ज़्यादा पूछे गए हैं, तो अच्छे से याद रखेंगे। और किसके दरबारी कवि थे? तो जो भवभूति है वो ललितादित्य का दरबारी कवि था, और कल्हण जो था वो किसका दरबारी कवि था? हर्ष का दरबारी कवि था। क्लियर है? इसके बाद ये जो कल्हण है क्या लिख रहा था? ग्रंथ राजतरंगिणी लिख रहा था। और इसके ये राजतरंगिणी जो है कंप्लीट नहीं हुआ था, इधर राजा बदल गया जिसका नाम था जया सिंह। क्या नाम था? जया सिंह। और इसी जया सिंह के काल में राजतरंगिणी की रचना को क्या किया गया? कंप्लीट किया गया। राजतरंगिणी की रचना को क्या किया गया? पूरा किया गया। और यही जो जया सिंह हैं, इस वंश का क्या हुआ? अंतिम शासक हुआ। क्योंकि इसके बाद जो है मुस्लिम आक्रमणकारी, जिसमें तुर्की लोग थे, अरबी लोग थे, ये सब आक्रमण करना चालू कर दिए और कश्मीर के क्षेत्र में क्या करने लगे? अधिकार करके शासन करने लगे। तो इस कारण ये वंश पूरा तरह क्या हो गया? समाप्त हो गया। और जो कश्मीर है उसमें कौन सी सत्ता स्थापित हो गई? तुर्क सत्ता या मुस्लिम सत्ता स्थापित हो गई। उसी में से एक तुर्क राजा था जिसका नाम था जैनुल आबदीन। कश्मीर में एक राजा था जिसका नाम क्या था? तुर्क राजा था जैनुल आबदीन। जैनुल आबदीन। इसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? कश्मीर का अकबर कहा जाता है। इतना आपको पढ़ना है कश्मीर के प्राचीन भारत के इतिहास में, है ना। प्राचीन भारत का इतिहास जो पढ़ रहे हैं उसमें कश्मीर में कितने राजवंशों ने शासन किया? तो कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। ठीक है। और इसके बाद तुर्क शासक लोग आए, उन्होंने शासन किया। और तुर्क राजा कौन हुआ? जैनुल आबदीन, जिसको क्या कहा गया? अकबर। कश्मीर का अकबर। क्लियर है। अब बात करते हैं जब क्या बोलते हैं, भारत में, दक्षिण भारत में एक समय ऐसे था जब यहाँ पर लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और एक समय था भारी लड़ाई झगड़ा हुआ, वो चालुक्य पल्लव से लड़ रहे, पल्लव पांड्य से लड़ रहे। ऐसा एक समय ऐसे था कि यहाँ पर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं होता था। और वो तीन राजवंश जो है यहाँ पे शासन कर रहे थे। देखो केरल तरफ, इधर वर्तमान के केरल तरफ एक राजवंश शासन कर रहा था जिसका नाम था चेर। जिसका नाम क्या था? चेर। ऊपर की ओर तमिलनाडु के ऊपर क्षेत्र में शासन कर रहा था जिसका नाम था चोल। और नीचे तमिलनाडु के नीचे वाले क्षेत्र में शासन कर रहा था पांड्य। ये तीनों जो है आराम से शासन चलाते थे, है ना। मस्त जो है कवियों को, संगीत जो संगीतकार थे, लेखक थे, उनका सम्मेलन करते थे, है ना। तो सभा सम्मेलन इनके काल में ज़्यादा हुआ, लड़ाई झगड़ा क्या हुआ? कम हुआ, नहीं के बराबर। इसीलिए इन तीनों के शासन काल को एक साथ क्या कहा जाता है? संगम काल कहा जाता है। बड़ा दिक्कत है, इन्वर्टर बनने गए हैं। मिस्त्री मन यहाँ ढेरा ढेरा है न रे। आज देवे का एक हफ्ता बाद बताही। संगम वंश, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है। इसमें तीनों की एरिया समझ में आ गया, क्षेत्र। ठीक है। तीनों की राजधानी, तो चेर की राजधानी थी वांजी। चेर की राजधानी क्या थी? वांजी। चेर की राजधानी थी वांजी। ठीक है। चेर की राजधानी क्या थी? वांजी। चोल की राजधानी थी उरुवैर। चोल की राजधानी क्या थी? उरुवैर। उरुवैर। ठीक है। चोल की राजधानी क्या थी? उरुवैर। और जो पांड्य थी उसकी राजधानी थी मदुरई। मदुरई। क्लियर है। तीनों की राजधानी समझ में आ गया। चेर की राजधानी क्या थी? वांजी। चोल की राजधानी क्या थी? उरुवैर। और पांड्य की राजधानी क्या थी? मदुरई। ठीक है। इन तीनों राजवंशों ने अपना एक प्रतीक चिन्ह बनाया था।
है ना। इन तीनों राजवंशों ने अपना एक क्या बनाया था, प्रतीक चिन्ह बनाया था। तो चेर की राजधानी थी धनुष, चेर की राजधानी क्या थी, धनुष, है ना, प्रतीक चिन्ह है। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। चेर का प्रतीक चिन्ह क्या था, धनुष। चोल का प्रतीक चिन्ह था बाघ, चोल का प्रतीक चिन्ह क्या था, बाघ। और पांड्य का प्रतीक चिन्ह क्या था, मछली। कंफ्यूजन तो नहीं हो गए, चेर, चोल और पांड्य का, है ना। राजधानी क्या है, वांजी, उरुवैर और मदुरई, वांजी, उरुवैर और मदुरई। और जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है, धनुष, बाघ और मछली। पहले कौन सा राजवंश, चेर, चोल और पांड्य। ठीक है, शिकार करने गए, धनुष बाण से किसको मारे, बाघ को, और फिर बाघ को किसको खिला दिए, छोटा छोटा टुकड़ा करके, मछली, है नहीं। धनुष से बाघ को मार के किसको खिला दिए, मछली को। ठीक है, याद रहेगा, चेर, चोल और पांड्य, धनुष, बाघ और मछली। ठीक है, राजधानी वांजी, उरुवैर और कौन सा है, सॉरी, वांजी, उरुवैर और एक कौन सा है, मदुरई। ठीक है, इसके बाद देखते हैं कि इसमें कुछ शासक हैं जिनके नाम हमको याद करने हैं, है ना। चोल राजवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम था करिकाल। चोल राजवंश में एक राजा हुआ जिसका नाम क्या था, करिकाल। ठीक है, करिकाल ये पहला राजा है जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया है। पहला राजा जिसने श्रीलंका पर आक्रमण किया उसका नाम क्या था, करिकाल। श्रीलंका पर आक्रमण करने वाला पहला राजा कौन है, तो वो कौन है, करिकाल है। ठीक है, ठीक। ये जो चोल राजवंश है, बाद में पांड्य वंश के साथ इनका चालू हो गया लड़ाई झगड़ा, और कुछ समय बाद ये चोल वंश जो है वो पांड्य वंश के कारण से पूरा अंधेरे में चला गया। एकदम क्षेत्र क्या हो गया, कमजोर हो गया। उसके शासक जो है कोई प्रसिद्ध नहीं हुए, लेकिन छोटे से क्षेत्र में क्या करने लगे, शासन करने। उसके बाद में ये लोग उभर के आए जिनको हम लोग द्वितीय चोल के नाम से जानते हैं। द्वितीय चोल के नाम से, जिसमें बड़े बड़े राजा होंगे, जो श्रीलंका को पूरा जीतेगा, उत्तर भारत को जीतेगा, तो वो द्वितीय चोल को पढ़ेंगे कल। अभी संगम काल में जो तीन राजवंश हुए, चेर, चोल और पांड्य, जिनकी राजधानी वांजी, उरुवर क्या था, मदुरई, और प्रतीक चिन्ह धनुष, बाघ और मछली। और चोल राजा हुआ करिकाल, जो कि कहाँ पर पहला आक्रमण किया, श्रीलंका पर पहला आक्रमण किया। इसको संगम काल क्यों कहा गया, क्योंकि इसमें क्या हुए हैं, संगम हुए हैं, मतलब सभा और संगोष्ठी हुई है। तो कितने और सभा और संगोष्ठी हुई है, तीन। कितना हुआ है, तीन। तो कहाँ कहाँ पर हुआ है, तीनों जो सम्मेलन हुए वो कहाँ कहाँ पर हुए हैं, तो पहला हुआ था मदुरई में, दूसरा हुआ था कपाटपुरम में, और तीसरा हुआ था मदुरई में। पहला कहाँ हुआ, मदुरई, दूसरा कहाँ हुआ, कपाटपुरम, और तीसरा कहाँ हुआ, मदुरई, मदुरई। ठीक है, तो तीन सम्मेलन हुए हैं संगम काल में, तीन सम्मेलन हुए हैं। कहाँ कहाँ हुए हैं, मदुरई, कपाटपुरम और मदुरई। अध्यक्ष कौन कौन था, है ना, इस सम्मेलन के अध्यक्ष कौन कौन थे, तो पहले का अध्यक्ष था अगस्त ऋषि, दूसरे का था तोल्कापियर, और तीसरे का था नक्कीकर। पहले का अध्यक्ष कौन था, अगस्त ऋषि, दूसरे का अध्यक्ष कौन था, तोल्कापियर, तोल्कापियर, और तीसरे का अध्यक्ष कौन था, नक्कीकर। ये तीन अध्यक्ष थे। मदुरई में अगस्त ऋषि, कपाटपुरम में तोल्कापियर, और मदुरई में भी अध्यक्ष कौन बने अगले में, नक्कीकर। और ये जो भी ये क्या हुआ, सम्मेलन हुआ, इसको कराने वाला कौन सा राजवंश था, या इसका प्रभार किसके अंतर्गत में होता था, तो पांड्य वंश के अंतर्गत ये संरक्षण के में आयोजित किया जाता था। ये किस वंश के द्वारा आयोजित किया जाता था, पांड्य राजवंश के द्वारा आयोजित किया जाता था। ये तीनों सम्मेलन जो है लगभग 9,990 वर्ष तक चले हैं। कितने साल तक, 9,990 वर्ष तक चले हैं, जिसमें लगभग 8,598 कवियों ने भाग लेकर अपने विशेष रचना या कविताओं को क्या किया है, सृजित किया है, संग्रहित किया है। ठीक है, तो ये तीन महत्वपूर्ण सम्मेलन हुए थे। कहाँ पर, संगम काल में, मदुरई में, कपाटपुरम में, और कहाँ पर, मदुरई में। पहले जो सम्मेलन हुआ मदुरई में, उसके अध्यक्ष अगस्त ऋषि थे। दूसरा सम्मेलन जो कपाटपुरम में अध्यक्ष हुआ, उसके अध्यक्ष थे तोल्कापियर, और तीसरा सम्मेलन जो मदुरई में हुआ, उसके अध्यक्ष कौन थे, नक्कीकर। क्लियर है। और इसमें कुछ कुछ जो लेखक थे या कवि थे, उन्होंने रचनाएं की है। भाई 9,990 साल तक चला है, जिसमें 8,598 कवियों ने भाग लिया है, तो कुछ तो महत्वपूर्ण रचना हुआ होगा। तो चार महत्वपूर्ण रचना आपको याद रखना है।
पहला है इलागो अदिकल, एक कवि थे जिनका नाम क्या था, इलागो अदिकल, जिनकी रचना थी शिल्प अधिकारम। क्या नाम था, शिल्प अधिकारम। इलागो अदिगल की रचना क्या का नाम क्या है, शिल्प अधिकारम। इससे तमिल साहित्य का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। कवि का नाम क्या था, इलागो अदिगल। यहां पे लिखूं क्या, इलागो अदिगल, ठीक है। इनकी रचना का नाम क्या है, शिल्प अधिकारम, शिल्पाधिकारम, ठीक है, शिल्पाधिकारम, ये इनकी रचना थी, है ना। ये जो रचना है इसको क्या माना जाता है, तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य, तमिल साहित्य का पहला महाकाव्य। एक और थे जिनका नाम था शीतलई सतनार, शीतलई सतनार, है ना। और शीतलई सतनार ने एक ग्रंथ की रचना की है जो बौद्ध धर्म से संबंधित है, जिसका नाम है मणिमेखलय। क्या नाम है, मणिमेखलय, मणिमेखलय, ठीक है। तो मणिमेखलय किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से संबंधित है। और इसके रचनाकार कौन है, शीतलई सतनार। एक थे जिसका नाम था तिरुक्त देवर। क्या नाम था, तिरुक्त देवर, तिरुक्त देवर। ये इनकी रचना का नाम था जीवक चिंतामणि, जो कि किस धर्म से संबंधित है, जैन धर्म से संबंधित है। जीवक चिंतामणि ये जैन धर्म से संबंध, देखो इसको तमिल साहित्य का क्या कहा गया, पहला महाकाव्य। मणिमेखलई का संबंध बौद्ध धर्म से, और जीवक चिंतामणि का संबंध जैन धर्म से। और इस जीवक चिंतामणि के रचनाकार कौन है, अच्छा तिरुवल्लुवर, है ना, तिरुवल्लुवर, सही लिखा था क्या, तिरुक्त देवर, ठीक है। तिरुक्त देवर के रचनाकार को ने किसकी रचना की है, जीवक चिंतामणि की रचना की है। उसके बाद है कौन, तिरुवल्लुवर, तिरुवल्लुवर। देखो भारी कंफ्यूजन होता है ना, वैसी नाम है, इसलिए बार बार पढ़ो तब कंफ्यूजन दूर होता है ना। तो तिरुवल्लुवर की रचना का नाम है कुरल। क्या नाम है, कुरल, जिसको तमिल साहित्य का बाइबिल कहा जाता है। तमिल साहित्य का बाइबिल किसे कहा जाता है, कुरल को कहा जाता है। और यही जो है किसकी रचना है, तिरुवल्लुवर की रचना है, जो संगम काल में हुई है। क्लियर है। तो हमने दक्षिण भारत में जो संगम काल था, चेर, चोल और पांड्य वंश का, उसको पढ़ लिया। और मैंने यहाँ पे बताया कि चोल वंश जो है बीच में क्या हो गया था, थोड़ा सा समाप्ति की ओर चला गया था, पतन की ओर चला गया था, किसके कारण, पांड्य वंश के। और बाद में उभर के आता है तो उसको क्या बोलते हैं, द्वितीय चोल, जिसके बारे में डिटेल से जानेंगे अगली क्लास में। आज के लिए इतना ही। इसी में राजा होगा राजेंद्र चोल, अभी जो कल पढ़ेंगे ना उसमें राजा होगा राजेंद्र चोल, शक्तिशाली, ये पूरा इधर को जीतेगा। हाँ, भारत के अलावा पूरा